नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं आईडीटीवी इंद्रधनुष। दोस्तों, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाली पीढ़ी जेन जी ने नेपाल में इतिहास रच दिया है। इन युवाओं ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता से उखाड़ फेंका और इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि ओली के आवास में आग लगा दी गई, संसद धू धू करके जल उठी, वित्त मंत्री को सड़कों पर जूतों से पीटा गया और इस उथल पुथल में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की जान चली गई। और जान तब गई जब उनके घर में आगजनी हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर इस गुस्से की जड़ में क्या है? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन का नतीजा है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे की वजह कहीं अधिक गहरी और जटिल है। आइए इस वीडियो में इसका विश्लेषण करते हैं। नेपाल में जेन जी के आंदोलन की कुछ प्रमुख वजह रही, इन पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इन कारणों को जान लेते हैं। नेपाल में युवाओं के आंदोलन की कुछ वजहें हैं। पहली और तात्कालिक वजह थी सोशल मीडिया पर बैन। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन कर दिया। इससे युवाओं की कमाई पर असर पड़ा। दूसरी वजह थी करप्शन यानी भ्रष्टाचार। 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए। 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि घोटाला, 13,500 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 69,000 करोड़ का कोसी कोऑपरेटिव घोटाला। तीसरी वजह राजनीतिक अस्थिरता रही। 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बने, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और केपी शर्मा ओली। चौथा कारण रही बेरोजगारी। नेपाल में बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा है और सिर्फ 20% लोगों के पास नेपाल की आधी से ज्यादा संपत्ति है। अगला कारण था विदेशी दबाव। कभी अमेरिका, कभी चीन का दबाव नेपाल पर दिखाई दिया। बैन के बीच सिर्फ टिकटॉक चालू था। पांचवा कारण रहा भारत से दूरी। लिपुलेख विवाद और चीन से नजदीकी के कारण भारत से रिश्ते बिगड़े और नेपाल पर आर्थिक दबाव पड़ा। इससे युवाओं में बेचैनी बढ़ी। अगला कारण है नेपोटिज्म। नेताओं ने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिए। उनके बच्चों की विदेश यात्राएं, महंगे ब्रांड यूज करने और पार्टियों से भी युवा नाराज थे। और यह गुस्सा फूटा 8 सितंबर 2025 को। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जमा हो गए। नारे गूंज रहे थे, नेताओं का शासन खत्म करो, नया नेपाल बनाओ। इनमें से ज्यादातर जेन जी के नौजवान थे, कुछ स्कूली यूनिफॉर्म में, कुछ कॉलेज की टी शर्ट पहने। हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था और भीड़ संसद की तरफ बढ़ रही थी। शुरुआत में यह मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार ने पुलिस तैनात कर दी। पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अचानक स्थिति काबू से बाहर हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गई। कुछ युवा संसद परिसर में घुस गए और फिर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने सीधे गोली चला दी। अपने बच्चों पर असली गोलियों की बौछार। कम से कम 20 प्रदर्शनकारी मारे गए, 400 से अधिक घायल हुए, जिनमें एक 12 साल का मासूम भी शामिल था। इस क्रूरता ने लोगों को भड़का दिया। खबर फैलते ही और लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ का आकार तेजी से बढ़ने लगा। सड़कें लोगों से पट गईं। सरकार ने दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। प्रदर्शन काठमांडू से लेकर पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक तक फैल गया। मीडिया का ध्यान सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की ओर गया, जो एक प्रमुख कारण जरूर था, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे और भी बड़े गंभीर मुद्दे थे, जो मैंने पहले बताए आपको। दोस्तों, पहले सोशल मीडिया वाले एंगल पर बात कर लेते हैं। नवंबर 2023 में नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को संचार मंत्रालय में यानी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और लोकल प्रेजेंस एश्योर करने का, सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। उनका दावा था कि नफरत फैलाने वाली बातों, फर्जी खबरों और अपराधों को रोकने के लिए यह जरूरी है। 5 नोटिस जारी किए गए, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन कराने से इनकार कर दिया, सिवाय चीनी कंपनी टिकटॉक के।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को नॉन रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी। 28 अगस्त 2025 को सरकार ने 3 सितंबर तक पंजीकरण कराने की अंतिम डेडलाइन दी, लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने मना कर दिया। नतीजा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर शामिल थे, ये सब बैन हो गए, सिवाय टिकटॉक के। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कदम जनता की आवाज को दबाने और नियंत्रण हासिल करने की साजिश थी। उनका कहना था कि सरकार का यह बैन हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, एक तानाशाह की तरह हम पर शासन करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे जो सरकार के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को उजागर कर रहे थे। एक तरफ मंत्रियों के बच्चे अपनी शानदार लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट कर रहे थे, जबकि युवा बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा था। 2024 में नेपाल में युवा बेरोजगारी की दर 20.82 थी। हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार था। नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही थी और लोग विदेश भागने को मजबूर थे। हालात इतने खराब हैं कि हजारों युवाओं ने रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। फरवरी 2024 तक 15,000 से अधिक नेपाली रूस की सेना में शामिल हो चुके थे, जहां उन्हें कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद मोर्चे पर लड़ने भेज दिया गया। यह जानते हुए भी कि युद्ध में मौत का खतरा है, नेपाली लड़के जाते हैं, क्योंकि नेपाल में भूखे मरने से यह बेहतर है। रूस लुभावने ऑफर देता है। कुछ लड़ाकों का दावा है कि बोनस और सैलरी मिलाकर वे हर महीने 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में कई नेपाली युवक मारे गए। अगर नेपाल के नेता थोड़ी सी भी संवेदना जताते तो हालात शायद इतने नहीं खराब हुए होते, लेकिन इसके ठीक उलट नेताओं के बेटे बेटियां अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पर दिखाने लगे। नेपाली नेताओं के बच्चे और नाती पोते विदेशी यात्राओं, अपनी भव्य पार्टियों और महंगे ब्रांडेड सामानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते थे। जेन जी ने इस विरोधाभास को देखा और #नेपोकिड्स का ट्रेंड शुरू हो गया। जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो नेपाली युवाओं ने टिकटॉक पर वीडियो फ्लड कर दिए, जिसमें आम लोगों की कठिनाइयों और नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम की तुलना की गई। ये बच्चे डिजाइनर कपड़ों और लग्जरी गाड़ियों में मस्त थे। 8 सितंबर के प्रदर्शन में एक पोस्टर पर लिखा था, नेताओं के बच्चे गुची बैग्स के साथ लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में। यह रूस यूक्रेन युद्ध में मरे नेपालियों की ओर इशारा था। दोस्तों, नेपाल में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए। युवा 70 साल से ऊपर के उन्हीं पुराने घिसे पिटे नेताओं से त्रस्त हैं जो आपस में ही सत्ता का बंटवारा करते रहते हैं। इस साल मार्च के महीने में भी प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कईयों ने कहा कि गणतंत्र का प्रयोग नेपाल में विफल हो गया है और शायद राजशाही को वापस ले आना चाहिए। यानी लोग नेताओं से इतने निराश हो चुके हैं कि लोकतंत्र छोड़कर राजशाही की वापसी की बात करने लगे हैं। दरअसल 2008 के पहले नेपाल में राजशाही थी, जहां सारी शक्ति राजा के पास थी। अंतिम राजा ज्ञानेंद्र थे। 2006 के लोकतंत्र आंदोलन और माओवादी उभार ने उन्हें सत्ता से हटाया और 28 मई 2008 को राजशाही समाप्त कर दी गई। नेपाल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। 17 साल में इस लोकतंत्र में 13 बार सरकार बदली। केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, इन चंद नेताओं के बीच ही सत्ता घूमती रही। गठबंधन बनते और टूटते रहे। दोस्तों, नेपाल में नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 2 प्रमुख शक्तियां हैं। इनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। शेर बहादुर देउबा पर विमान खरीद में गैर कानूनी कमीशन लेने, उनकी पत्नी आरजू राणा पर पैसे लेकर फर्जी दस्तावेजों पर नेपाली नागरिकों को भूटानी बताकर अमेरिका भेजने, पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड पर माओवादी फंड डाइवर्ट करने और केपी शर्मा ओली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ने के आरोप हैं। 3 अन्य प्रधानमंत्रियों पर सरकारी जमीन निजी हाथों में देने का इल्जाम है। 2006 में एक कानून बनाया गया और इस कानून के तहत नेताओं के खिलाफ जांच नहीं होती जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इस असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के बीच सोशल मीडिया पर बैन ने गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। बैन से रोजगार के बचे खुचे साधन भी खतरे में पड़े। नेपाल की अर्थव्यवस्था में दोस्तों पर्यटन बहुत अहम है और यह सोशल मीडिया पर निर्भर है, और इस बैन ने उसको चौपट कर दिया।
लाखों परिवार जिनके सदस्य विदेशों में काम करते हैं ऑनलाइन संपर्क से वंचित हो गए। 70 लाख से अधिक नेपाली विदेश में रहते हैं और यह सब लोगों को और भड़काता चला गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया, पुलिस तैनात की और गोलियां बरसाई। बैन का बचाव राष्ट्रीयता के नाम पर किया गया, लेकिन आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। गृह मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, बैन हटा लिया गया, पर प्रदर्शन नहीं रुके। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों में आग लगा दी गई। विपक्षी नेताओं का घर भी नहीं बचा। सेना को हेलीकॉप्टर से मंत्रियों को निकालना पड़ा। आखिरकार 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद हो रही है, सेना मध्यस्थता कर रही है। युवाओं का कहना है कि हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। जेनजी लीडर अनिल ने कहा कि हमने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की। वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ की। वहीं एक और नेता ने कहा कि हम नेतृत्व संभालने में सक्षम नहीं हैं, हमें अभी मैच्योर होने में समय लगेगा, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सर्वेक्षणों के जरिए जेनजी ने पीएम पद के लिए वोट दिया। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जेनजी ग्रुप ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और तख्ता पलट के 2 दिन बाद भी अंतरिम पीएम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। गुरुवार को आर्मी हेडक्वार्टर में जेनजी नेताओं और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई और इसके पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ गया। दोस्तों, नेपाल हिंसा में अब तक 34 जाने गई हैं, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों, नेपाल एक जीवंत उदाहरण है, लाइव एग्जाम्पल है कि जनता की आवाज को दबाने और असली मुद्दों को नजरअंदाज करने का क्या नतीजा होता है। यह सभी सरकारों के लिए भी सबक है। जनता को अनदेखा न करें, वरना नेपाल 3 दिन में पूरी तरह से पलट गया। नेता चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, भागते फिर रहे हैं, बचते फिर रहे हैं। उम्मीद है कि नेपाल के लिए शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकलेगा। काठमांडू की सड़कों से उठती आवाज दोस्तों हमें यही याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है जनता की भागीदारी, जनता का विश्वास और जनता का अधिकार। और अगर ये 3 चीजें टूट जाएं तो सबसे मजबूत शासन भी टिक नहीं सकता, और नेपाल में वही हुआ। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जेनजी का आंदोलन सही था? और क्या भारत कभी ऐसी परिस्थिति से गुजर सकता है, या भारत का लोकतंत्र इतना मैच्योर है कि हर परिस्थिति में यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र बचा रहेगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।